चोर की दाढ़ी में तिनका, ये कहावत तो आपने सुना ही है। केंचुआ और ज्ञानेश कुमार से संबंधित दो नए कांड सामने आए हैं, वो भी बहुत बड़े वाले। एक है आरटीआई रिपोर्ट और दूसरी है ग्राउंड रिपोर्ट। पहली तो ये है कि जनता के टैक्स के पैसे से गुजराती जोड़ी के दुलारे ज्ञानेश कुमार कहां कहां घूम रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं, देश विदेश में कितने करोड़ फूंक कर गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। ये देश की जनता को यानी आपको नहीं बताया जाएगा, बताने से साफ इनकार कर दिया गया है। आप कहेंगे कि जब बताया ही नहीं तो गुलछर्रे शब्द का प्रयोग क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि अगर सब कुछ ठीक ठाक है फिर छुपाने की जरूरत क्या है। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। जब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम ऐसे पदों पर बैठे लोगों के खर्चे का पूरा ब्यौरा संसद में दिया जा सकता है तो फिर ज्ञानेश कुमार क्या इन सब से ज्यादा महत्वपूर्ण और बड़े हो गए, जो उनके खर्चे, यात्रा और यात्रा पर खर्च का हिसाब जनता को नहीं बताया जा सकता, वो भी तब जब सब कुछ जनता के टैक्स के पैसे से ही हो रहा है। उनका पूरा खर्चा, रोजी रोटी जनता के टैक्स के पैसे से चल रही है। जी हाँ, आपका खा के आपके गाल पे कैसा तमाचा अमृतकाल में मारा जा रहा है, बस देखते जाइए। उधर उत्तराखंड में एसआईआर को लेकर एक बार फिर से अमृतकाल वाली कहानी सामने आई है। पता चला है कि मात्र 5 लोगों ने वोटर लिस्ट से नाम काटने के लिए 6,500 आपत्तियां दर्ज कराया। आपत्ति दर्ज कराने वाले कहीं ना कहीं भाजपाई हैं और जिनका नाम कटवाना चाहते हैं वो सब मुसलमान हैं। यानी 6,500 मुसलमानों का नाम भाजपाई कटवा रहे हैं और ज्ञानेश कुमार ये सब कुछ कहीं ना कहीं होने के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की कहानी जब आप देखेंगे कि किस किस सीट पर कैसे कैसे नाम कटवाने का षड्यंत्र हो रहा है, कितने वोटों से भाजपा वहां पर चुनाव हारी थी या जीती थी और कैसे हारी हुई सीटों पर कथित षड्यंत्र के जरिए अगले चुनाव में जीत का पिलान सेट किया जा रहा है, तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये दोनों ही मामले बड़े महत्वपूर्ण है, दोनों का लोकतांत्रिक महत्व बहुत ज्यादा है। बात आपके अधिकारों की है, इसलिए एकदम ध्यान से सुनते जाइए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। यही नीचे सब्सक्राइब का बटन है, ये काम बहुत जरूरी होता है आपके इस चैनल के लिए, हमारी आवाज के लिए और आपकी जानकारी के लिए। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। उन मुद्दों पर हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया और उसके सैकड़ों लपड़ झंडिस पैदा किए गए हैं। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके बार कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, फेसबुक पर है तो वहां पर भी पेज को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। बचपन में हमें डाकुओं की कहानी सुनाई जाती थी, आपने भी जरूर सुना होगा। बताया जाता था कि डाकू जिनके घर में डाका डालना चाहते थे पहले ही लेटर लिख के ऐलान कर देते थे, घरों पर निशान लगा देते थे और डंके की चोट पर डाका डालते थे। कहते थे कि हम आ रहे हैं, डाका डाल, जो करना है, जितना जुगाड़ लगाना है, सुरक्षा लगानी है, लगा लो। अब उस समय डाकू क्या करते थे, कैसे करते थे, वो तो हमने नहीं देखा, खाली कहानी सुना है। लेकिन अमृतकाल में लोकतंत्र में किस तरीके से लोकतंत्र के नाम पर डकैती हो रही है, ये हम लोग बहुत कायदे से देख सकते हैं। और जो नहीं देख सकते हैं उनका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सोए हुए को जगाया जा सकता है, जो सोने की नौटंकी कर रहा है उसको जगाया नहीं जा सकता। मैं बात भक्तों की कर रहा हूं। 4-5 उदाहरण आपके सामने हैं। इससे पहले कि ज्ञानेश कुमार के खर्चों की बात करें, याद करिए, संभवतः दुनिया के इतिहास में पहली बार कानून बनाकर लोकतंत्र की किसी सरकार ने धन उगाही और कथित एक्सटॉर्शन का जुगाड़ बनाया, अवैध काम किया इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। और ये बात खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो अवैध है, इसको रद्द करो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी आधा अधूरा काम किया। यानी डकैती को कैसे कानून बनाकर कानूनी जामा पहनाया जाता है, ये महामानव ने दुनिया को सिखाया है। इस मामले में एकदम विश्वगुरु हैं। इसके बाद पीएम केयर फंड को याद करिए, किस तरीके से अभी बीमारी कायदे से फैली भी नहीं थी, हुजूर कटोरा लेकर फैलाने आ गए। और सिर्फ कटोरा लेकर ही नहीं आए, तमाम सरकारी कर्मचारियों के खातों से बिना पूछे बिना बताए पैसा उड़ा दिया, जबरदस्ती। जबकि दान स्वेच्छा से होता है और जबरदस्ती यदि पैसा ले लिया जाए तो फिर यही तो डकैती है। और डकैती का 8,500 करोड़ रुपया पीएम केयर फंड में पड़ा हुआ धूल फांक रहा है, खर्च करने के लिए टाइम है नहीं है। लोग कह रहे हैं कि देश भर में 94,000 स्कूल बंद करवा दिए, सरकारी स्कूलों की हालत खस्ता है, भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है। अरे ये पैसा स्कूल में ही लगा दो। लेकिन ये बात करने वाले शायद बीजेपी आरएसएस के कैरेक्टर को नहीं जानते। यही पैसा गुर्गों पर खर्च करके उन स्कूलों को बंद करवाया जाएगा, धर्म का नशा पिलाया जाएगा, लेकिन स्कूल नहीं बनवाया जा सकता। अगर स्कूल बन गए, बच्चे पढ़ लिख गए तो फिर धर्म की रक्षा कौन करेगा? आप सोचिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड में कह दिया गया कि कौन कितना पैसा किसको दे रहा है, नहीं बताएंगे। पीएम केयर फंड में कह दिया कि ये प्राइवेट फंड है, इसका ब्यौरा नहीं बताएंगे। इसी तरह राफेल से लेकर पेगासस तक चोर की दाढ़ी में तिनका हमने देखा है। और तो राम मंदिर ट्रस्ट को याद करिए, ऐसा ट्रस्ट बनाया जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार कुछ कर ही नहीं सकती।
फिर दिन दहाड़े डकैती भी कर लिया, और डकैती के बाद बेशर्मी बेहयाई देखिए, इतनी बेशर्मी की छाती ठोक के कहते हैं हिंदुओं का दान था, हिंदुओं ने चुरा के खा लिया तो क्या हो गया। इससे ज्यादा बेशर्मी और क्या हो सकती है। टीएमसी के पूर्व सांसद हैं साकेत गोखले, इन्होंने जो दावा किया है और जो आरटीआई जवाब चुनाव आयोग ने दिया है वो आपकी खोपड़िया भन्ना देने वाला है। साकेत गोखले के अनुसार 18 जून 2026 को इन्होंने चुनाव आयोग में आरटीआई लगाया और पूछा कि ज्ञानेश कुमार 19 फरवरी 2025 को इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए, इसके बाद से इन्होंने जितनी भी आधिकारिक यात्राएं किया है देश में चाहे विदेश में, उन सब पर कितना खर्चा हुआ पब्लिक फंड से वो हमको बता दीजिए। और ध्यान रहे यहाँ पर इन्होंने साफ साफ कह दिया था कि अगर भविष्य में उनकी कोई यात्रा होने वाली है तो उसके बारे में मत बताइए, वर्तमान में कोई यात्रा चल रही है ऑन गोइंग है तो उसके बारे में भी मत बताइए, सुरक्षा संबंधी जो चीजें हैं उसको भी मत बताइए, प्रोटोकॉल डिटेल भी मत दीजिए, स्कॉट के बारे में भी मत बताइए। जो यात्राएं पूरी हो चुकी हैं बस उनका खर्चा बता दीजिए और ये बता दीजिए कि कितनी यात्राएं हुई देश विदेश में, यानी एकदम सामान्य रिकॉर्ड मांगा गया था। साकेत गोखले ने पूछा था कि हवाई यात्रा किया, रेल यात्रा किया, रोड से गए उसमें कितना खर्चा हुआ, साथ में जो अधिकारी गए थे उस पर कितना खर्चा हुआ, होटल में ठहरने का अन्य और जो खर्चे थे वो कितने थे, विदेश में गए तो विदेशों में कितना खर्च हुआ, यही सब हमको बता दीजिए। लेकिन चुनाव आयोग ने 31 जुलाई 2026 को एकदम अमृतकाल वाला विश्वगुरु टाइप जवाब दिया है, एकदम नॉन बायोलॉजिकल जवाब। इस जवाब पर शिल्पी श्रीवास्तव जो कि अंडर सेक्रेटरी एंड सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, उनके हस्ताक्षर है, और जवाब में चुनाव आयोग की तरफ से साफ साफ कह दिया गया कि मांगी गई सूचना व्यक्तिगत सूचना है, यानी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, इसलिए ये आरटीआई एक्ट की धारा 8(1)(j) के तहत साझा नहीं की जा सकती। यानी सोचिए कि चुनाव आयोग के मुखिया ज्ञानेश कुमार देश की जनता के टैक्स के पैसे से यात्रा कर रहे, आपके पैसे से, लेकिन यह यात्रा उनकी पर्सनल यात्रा हो गई। साकेत गोखले का सवाल है कि किसी सरकारी दौरे और उस पर जनता के पैसे जो खर्च हुए हैं वो खर्चा पर्सनल इंफॉर्मेशन कैसे हो सकता है। अरे भाई, प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं का खर्च संसद में बताया जाता है, तो फिर ज्ञानेश कुमार की आधिकारिक यात्रा पर जो खर्च हुआ वो क्यों नहीं बताया जा सकता। साकेत गोखले पूछते हैं कि ज्ञानेश कुमार की यात्राओं पर आखिर ऐसा कौन सा पब्लिक मनी खर्च हुआ है जिसे चुनाव आयोग बताने से डर रहा है। अब याद करिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था गुलछर्रे वाली बात, सवाल वही है कि यदि सारे खर्चे वाजिब हैं, कुछ भी गलत नहीं हुआ है, कुछ छुपाने के लिए नहीं है, जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी नहीं की गई है, तो फिर बताने में दिक्कत क्या है। वो आधिकारिक यात्राएं जो पूरी हो चुकी हैं, जहां सिक्योरिटी का कोई मामला नहीं है, वो व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन कैसे हो सकती है। भाई, ज्ञानेश कुमार जी जिस पद पर बैठे हैं, जिस संस्था के मुखिया हैं, वो संवैधानिक संस्था है, जनता के टैक्स के पैसे से चलती है, उसकी बड़ी जिम्मेदारी है देश और लोकतंत्र को लेकर। आप सोचिए कि जो व्यक्ति अपने आधिकारिक यात्राओं का खर्चा तक नहीं बताने दे रहा, वो चुनाव आयोग में जैसी संस्था में बैठकर कौन कौन से कांड कर रहे होंगे। ये मसला बड़ा गंभीर है और लोकतांत्रिक डकैती का बहुत बड़ा प्रमाण है। ऑफिशियल कैपेसिटी में हुई यात्रा और सरकारी खजाने से खर्च हुआ पैसा किसी की निजी जानकारी नहीं हो सकती। ये सीधे सीधे आप जनता के साथ फ्रॉड है, आपकी छाती पे चढ़ के डकैती की जा रही है। जो शब्द नहीं बोला जा रहा है वो ये है कि तुम कर क्या लोगे, नहीं बताऊंगा, तुम्हारी कमाई का टैक्स का पैसा उड़ाऊंगा, गुलछर्रे उड़ाऊंगा, कितना उड़ाया, कैसे उड़ाया, नहीं बताऊंगा। अब याद करिए, वर्षों पहले जब आरटीआई के पर कतरे जा रहे थे, इस एक्ट को कमजोर किया जा रहा था, तब भी हमने सवाल उठाया था कि चोर की दाढ़ी में तिनका है, जानकारी छुपाना चाहता है, तभी तो बचने का जुगाड़ बना रहा है। अब जरा यहीं पे दो लाइन तुलना कर लीजिए। एक थे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने आप जनता को राइट टू इंफॉर्मेशन दिया, यानी सूचना का अधिकार दिया, यानी सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत कितनी बड़ी ताकत दिया। आप 10 रुपया खर्च करके सरकारी हिसाब किताब ले सकते थे, पूरा ब्यौरा ले सकते थे, और कहीं न कहीं इसका इस्तेमाल उन्हीं की सरकार के खिलाफ हुआ, मगर फिर भी उन्होंने इस कानून को हटाया नहीं, न तो इसके पर कतरे। परंतु जब ज्यादा देशभक्त लोग आ गए तो सबसे पहले इसी की गर्दन मरोड़ दी। क्यों मरोड़ दी? इसलिए ना, बहुत कुछ छुपाना था। उन्हें मालूम था कि जनता को दिया गया यह अधिकार उनकी कुर्सी कमजोर कर सकता है, इसीलिए महामानव ने अपनी चोरी छुपाने के लिए पहले इसको कमजोर किया। अब जरा एक रिपोर्ट ये भी देखिए, उत्तराखंड में एसआईआर चल रहा है, इस दौरान वोटर लिस्ट से नाम हटवाने के लिए फॉर्म 7 के जरिए ऑब्जेक्शन दिए गए। न्यूज लॉन्ड्री के विश्लेषण से जो जानकारी सामने आई है वो चौंकाने वाली है। अश्विनी कुमार सिंह और बसंत कुमार ने बहुत ही जबरदस्त रिपोर्ट किया है। बताया है कि 5 लोगों ने मिलकर यहाँ पे 6,500 से ज्यादा वोटरों के नाम हटाने की आपत्ति दी, और ये सारे के सारे 6,500 नाम मुसलमानों के हैं। और
जिन 5 लोगों ने आपत्तियां दी वो सब भाजपा से संबंधित हैं, भाजपा के पदाधिकारी हैं। यहाँ पर एक बड़ी चीज समझना जरूरी है। वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए साल 2023 में एक नियम था कि किसी पार्टी के बूथ लेवल एजेंट यानी बीएलओ को एक दिन में अधिकतम 10 ऑब्जेक्शन या एप्लीकेशन देने की छूट थी। यदि कोई 30 से ज्यादा एप्लीकेशन दे रहा है तो उसकी व्यक्तिगत रूप से जांच होगी बारी बारी से। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इसे और ढीला किया, 10 की संख्या बढ़ाकर 50 कर दिया। पश्चिम बंगाल में आते आते इस सीमा को ही हटा दिया गया, लिमिट ही खत्म कर दी गई, क्योंकि वहां जो करना था वो अनलिमिटेड था। तभी तो पश्चिम बंगाल में 90 लाख से ज्यादा लोगों का नाम काट दिया। 27 लाख से ज्यादा लोग इंतजार करते रहे, टुकुर टुकुर ताकते रहे कि हमारा नाम जुड़ जाएगा, हम वोट दे पाएंगे। लेकिन केंचुआ और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हलवा पूड़ी वालों ने मिलजुल कर लाखों लोगों का वोटिंग राइट छीन लिया, संवैधानिक अधिकार छीन लिया। समझने वाली बात यह है कि 14 जुलाई 2026 को उत्तराखंड का ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल आया। इसमें 71.3 लाख नाम थे, जबकि पहले यहां पर 79.6 लाख नाम दर्ज थे, यानी लगभग 8.3 लाख नाम कम हो गए। क्लेम और ऑब्जेक्शन करने वाला जो टाइम पीरियड था वो 13 अगस्त को समाप्त हो चुका है। अब इस मामले में नोटिस और हियरिंग की प्रक्रिया 11 सितंबर तक चलेगी। फाइनल रोल 15 सितंबर को पब्लिश किया जाएगा। लेकिन इसी बीच कहानी बहुत अजीब निकल के आई है। 5 विधानसभा क्षेत्रों में कथित भाजपाइयों ने मिलकर प्रचंड कांड करने का प्रयास किया है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। पूरे राज्य में कुल 70 विधानसभा क्षेत्र हैं, इन्हीं में से एक है किच्छा। यहां पर 4857 आपत्तियां दर्ज कराई गई नाम काटने के लिए, यानी लगभग 5000 आपत्तियां अकेले राजेश तिवारी नाम के एक व्यक्ति ने दर्ज कराया, जो कि खुद को बीजेपी बूथ लेवल एजेंट बताते हैं। और ज्यादातर आपत्तियों में इन्होंने कहा कि इन लोगों का नाम काट दीजिए क्योंकि ये पहले से दूसरी जगह पर वोटर है। पूर्व भाजपा विधायक का दावा था कि इस विधानसभा क्षेत्र में 8000 से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर हैं, जो कि यूपी में भी रजिस्टर्ड है। ध्यान रहे कि किच्छा विधानसभा में मुस्लिम वोटरों की संख्या लगभग 28.4% है, यानी बड़ी आबादी है। और समझने वाली बात यह है कि साल 2022 के चुनाव में, यानी पिछले विधानसभा चुनाव में, कांग्रेस के तिलक राज बेहर ने भाजपा के 2 बार के विधायक राजेश शुक्ला को 10,000 से ज्यादा वोटों से हराया था, यानी 10,000 से ज्यादा वोट से भाजपा यहां हारी। और अब भाजपा के लोगों का दावा है कि यहां पर 8,000 से ज्यादा फर्जी वोटर हैं, डुप्लीकेट वोटर हैं, यानी जो गैप है उस गैप को कहीं ना कहीं निपटाने की तैयारी है क्या। न्यूज लॉन्ड्री ने जब जमीन पर उतर के जांच करना शुरू किया तो एक मतदाता मिले, रईस अहमद। इनके बारे में दावा किया गया था कि ये शिफ्ट कर चुके हैं, यानी कहीं और जा चुके हैं, लेकिन हकीकत ये मिली कि उनकी उम्र करीब 60 साल है, पंचायत चुनाव लड़ चुके हैं, हरीश रावत सरकार में मंत्री दर्जे पर रहे और मौके पर मौजूद है। इनका दावा है कि पिछला चुनाव हारने के कारण भाजपा मुसलमानों का वोट कटवाने का प्रयास कर रही है, यानी वही बात जो मैंने कहा कि जितने अंतर से हारे थे लगभग उतना अंतर मुसलमान के वोटों को काटकर पूरा करने की तैयारी है क्या। दूसरा मामला सुनिए, गदरपुर का। यहां कुल 1370 डिलीशन के रिक्वेस्ट आए और इनमें से 670 ऑब्जेक्शन अंकित हरिया ने दिए, यानी लगभग आधा। सोशल मीडिया पर ये खुद को भाजपा के स्थानीय पद पर बताते हैं। समझने वाली बात यह है कि साल 2022 के चुनाव में यहां पर भाजपा के उम्मीदवार मात्र 1120 वोटों से जीते थे, जबकि 2017 में उनकी जीत का अंतर 14,000 से ज्यादा था। इस सीट पर भी लगभग 21% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं, यानी पिछली जीत बहुत कम वोटों से हुई। तो क्या जीत के अंतर को बढ़ाने के लिए मुस्लिम वोटों को काटने का प्रयास किया जा रहा है। तीसरा मामला सुनिए, खटीमा क्षेत्र में कुल ऑब्जेक्शन 394 आए, लेकिन 392 ऑब्जेक्शन केवल एक भाजपा के पदाधिकारी ने दिया, यानी पूरे क्षेत्र में 99.5% ऑब्जेक्शन केवल एक भाजपा के एजेंट ने दिया। आपको बता दें कि खटीमा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पुरानी विधानसभा सीट है। 2012 और 17 में यहां से जीते थे, लेकिन 2022 में कांग्रेस के भुवन चंद्र कापड़ी ने उन्हें 6,589 वोटों से हरा दिया। रिपोर्ट के अनुसार भाजपा 30 सीटों की माइक्रो मॉनिटरिंग कर रही है, जिन्हें 2022 में वो हार गई थी। इस खटीमा सीट पर भी 8% मुस्लिम वोटर हैं। सवाल है कि क्या चुन चुनकर मुस्लिम वोटरों को हटाकर अगले साल होने वाले चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने का काम बीजेपी कर रही है, और इसमें चुनाव आयोग का क्या रोल है, क्या होगा। अगला मामला सुनिए, नानकमत्ता। यहां पर कुल 391 आपत्तियां दर्ज कराई गई नाम हटाने के लिए, और इनमें से 353 आपत्तियां एक ही व्यक्ति ने दर्ज कराया। नाम है किशोर जोशी, भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी हैं। समझने वाली बात यह है कि 2022 में कांग्रेस के गोपाल सिंह राणा ने नानकमत्ता सीट को 13,000 से ज्यादा वोटों से जीता था। यह पहली बार हुआ जब भाजपा से यह सीट कांग्रेस के पास चली गई। सवाल है कि क्या इस हार का बदला मुसलमानों का वोट काटकर या कटवा कर लेने का प्लान है भाजपा का। इसी सीट पर आरिफ नाम के एक व्यक्ति का नाम काटने के लिए एप्लीकेशन दिया गया। उन्हें एब्सेंट या परमानेंटली शिफ्टेड बताया गया था, लेकिन आरिफ ने बताया कि वो 10 साल से वहीं रह रहे हैं, पिछले चुनाव में वोट भी दिया था, SIR में सारे डॉक्यूमेंट भी दे दिए। इसी तरह मोहम्मद करीम और उनकी पत्नी
ही ऑब्जेक्शन लिस्ट में थे। इनके परिवार का दावा है कि ये भी 2003 से पहले से यहाँ रहते आए हैं और पिछले चुनाव में वोट भी दिया था और ज़्यादातर मामलों में लोगों को अब तक नोटिस तक नहीं मिली है। 5वां मामला रुद्रपुर विधानसभा सीट का है। रुद्रपुर में कुल 2818 आपत्तियां दी गई हैं नाम डिलीट करने के लिए और यहाँ सनी पासवान नाम के व्यक्ति ने 230 नाम इकट्ठे दिया है। ये भी भाजपा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। रुद्रपुर में करीब 11.3% मुसलमान वोटर हैं और बीजेपी ने पिछले 3 विधानसभा चुनाव में यहाँ पर जीत दर्ज किया है और शायद ये जीत लगातार रहे, इसके लिए जुगाड़ बनाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर समझने वाली बात यह है कि इन 5 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 9,830 ऑब्जेक्शन आए और इसमें से 6,500 ऑब्जेक्शन केवल 5 लोगों ने दिया और जितने भी ऑब्जेक्शन आए सब मुसलमानों के हैं, मुसलमानों के खिलाफ हैं। न्यूज लॉन्ड्री ने जमीन पर जाकर जब जांचा तो पता चला कि बहुत सारे मामले फर्जी नजर आए। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग इन मामलों में क्या करता है। चुनाव आयोग के अफसर से जब पूछा गया कि एक ही व्यक्ति इतने सारे एप्लीकेशन कैसे दे सकता है, तो अधिकारियों ने पत्रकारों को पश्चिम बंगाल वाला चुनाव आयोग का लेटर दिखाया जिसमें लिखा था कि किसी व्यक्ति द्वारा फॉर्म देने की संख्या की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जैसे ही पत्रकार ने पूछा कि पश्चिम बंगाल वाली व्यवस्था उत्तराखंड में लागू करने के लिए कोई स्पेशल ऑर्डर है तो दिखाइए, इसका जवाब नहीं था अधिकारियों के पास। यानी सोचिए कि कितने बड़े लेवल पर खेला चल रहा है। पश्चिम बंगाल का ऑर्डर उत्तराखंड में दिखा रहे हैं, बाकी पश्चिम बंगाल में क्या क्या हुआ ये किससे छिपा है, कौन कौन से कथित तिकड़म करके घपलेबाजियां करके लोकतंत्र की अम्मा की छाती पे चढ़ के किस तरीके से बंगाल का चुनाव किया गया और चुनाव के बाद क्या कुछ हो रहा है वो भी पूरी दुनिया देख रही है। अब आप सोचिए कि गुजराती जोड़ी और ज्ञानेश कुमार मिलकर क्या क्या कर रहे हैं। टीएमसी की पूर्व सांसद साकेत गोखले ने चुनाव आयोग को यूं ही ब्लैक होल नहीं कहा है, यह सच में बहुत बड़ा ब्लैक होल बन गया है। इसके भीतर जो भी चीज जाती है बाहर नहीं निकलती, गायब हो जाती है, कुछ अता पता ही नहीं चलता, इसका कोई और छोर नहीं रह गया है। जबकि लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है पारदर्शिता। ये पारदर्शिता आ सकती है यदि न्यायपालिका चाहे तो, लेकिन न्यायपालिका पारदर्शिता लाने के बजाय खुद ही ज्ञानेश कुमार के साथ चल पड़ती है, अपने जजों को लगा देती है। पश्चिम बंगाल में हमने देखा ही है, शायद हलवा पूड़ी याद आ जाता होगा, बाकी की कहानी तो आपको पता ही है। अब आप दर्शक ही बताइए कि क्या आपके मन में पुराने जमाने में चिट्ठी भेजकर डाका डालने वाले डकैतों का दौर नहीं देखने का मलाल है? क्या आपको नहीं लगता कि उससे कहीं ज्यादा बड़े स्तर पर डकैती हो रही है, लोकतंत्र के नाम पर डकैती हो रही है, जनता की छाती पे चढ़ के डकैती हो रही है? वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।